दिल्ली सल्तनत का इतिहास किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। ये कहानी है ऊंची महत्वाकांक्षाओं की, धोखेबाजी की और सिर्फ एक सिंहासन के लिए सदियों तक चली एक न खत्म होने वाली लड़ाई की। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। कभी सोचा है कि राजपूत राजाओं से लेकर मंगोल आक्रमणकारियों तक हर किसी को दिल्ली ही क्यों चाहिए थी? आखिर इस एक शहर में ऐसा क्या था जिसके लिए इतना खून बहा, जिसके लिए सल्तनत में बेटों ने अपने पिता तक को मार डाला? देखिए, दिल्ली उस समय सिर्फ एक शहर नहीं था, वो पूरे साम्राज्य का दिल था। सारा व्यापार, सारी राजनीति, सब यहीं से चलता था। पूरे साम्राज्य के सिक्के दिल्ली में ही बनते थे। मतलब साफ था, जिसने दिल्ली को जीत लिया उसने पूरे उत्तर भारत की दौलत और ताकत पर कब्जा कर लिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली पर राज करने वाले पहले राजवंश गुलाम वंश के साथ। ये रहा पूरे 320 साल का एक रोड मैप, मामलूक यानी गुलाम वंश से शुरू होकर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोदी वंश तक। एक के बाद एक इन 5 डायनेस्टीज ने दिल्ली के तख्त पर हुकूमत की। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कोई शहजादा नहीं बल्कि एक गुलाम था। हाँ, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने एक ऐसे राजवंश की नींव रखी जो अगले 84 सालों तक दिल्ली पर राज करने वाला था। इस वंश में एक से बढ़कर एक शासक हुए। ऐबक अपनी दरियादिली के लिए लाख बख्श कहलाया। उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश आया, जिसने सही मायनों में सल्तनत को मजबूत किया, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और चंगेज खान जैसे खतरनाक दुश्मन को भारत की सरहदों से दूर रखा। फिर आई इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्ताना, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला सुल्तान। और आखिर में आया बलबन, जिसने सल्तनत को बचाने के लिए लोहे जैसी सख्ती अपनाई, एक जबरदस्त जासूसी नेटवर्क बनाया और खुद को जिल्ले-इलाही यानी ईश्वर की छाया घोषित कर दिया। गुलाम वंश के बाद दिल्ली ने देखा खिलजी वंश का दौर, एक ऐसा दौर जो सल्तनत को उसकी सबसे बड़ी ताकत और उसके सबसे खौफनाक रूप तक ले गया। और इस दौर का सबसे बड़ा नाम था अलाउद्दीन खिलजी, एक ऐसा शख्स जो सत्ता के लिए इतना अंधा था कि उसने अपने ही चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी का कत्ल करके सिंहासन पर कब्जा किया था। अलाउद्दीन एक बेहद क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़ सबको जीता और उसकी नजरें सिर्फ उत्तर तक ही नहीं थीं, उसने दक्षिण भारत के राज्यों से भी बेहिसाब दौलत लूटी। कहते हैं कि वो जो मशहूर कोह-ई-नूर हीरा है, वो भी अलाउद्दीन को वरंगल से ही मिला था। कुछ इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान कम और एक लुटेरा ज्यादा था। उसका पूरा शासन लूट और अपनी ताकत को बढ़ाने पर ही टिका हुआ था। लेकिन उसकी क्रूर विरासत के साथ एक सच ये भी है, और ये बहुत बड़ा सच है, कि उसने इस जमीन को उस दौर के सबसे बड़े खतरे यानी मंगोलों के हमलों से सफलतापूर्वक बचाया था। ये उसके शासन का एक बहुत ही जरूरी पहलू है जिसे नकारा नहीं जा सकता। खिलजियों के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे तुगलक, जिन्होंने सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक पूरे 94 साल राज किया। ये दौर था बड़े बड़े अजीबोगरीब प्रयोगों का, शानदार योजनाओं का और आखिर में एक भयानक पतन का। ये वंश न विरोधाभासों से भरा था। एक तरफ था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे इतिहास का सबसे पढ़ा लिखा लेकिन सन की सुल्तान भी कहते हैं। उसने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दी। इस चक्कर में हजारों लोग मारे गए। फिर उसने टोकन करेंसी शुरू की, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था ही बैठ गई। तो वहीं दूसरी तरफ था उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक, जिसने कई शहर बसाए, नहरें खुदवाई और गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए दारुल शफा जैसे अस्पताल भी खोले। कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हुई तो एक इतिहासकार ने लिखा था, आखिरकार सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई। सोचिए, ये एक लाइन ही उसके पूरे शासनकाल को बयां कर देती है। और तुगलक वंश की इसी कमजोरी ने दिल्ली पर एक ऐसी आफत बुला ली जिसके बाद सल्तनत फिर कभी पूरी तरह से संभल ही नहीं पाई। साल 1398 में मंगोल शासक तैमूर ने दिल्ली पर हमला कर दिया। इस तबाही का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तैमूर ने दिल्ली में ऐसा कत्लेआम मचाया कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर करीब करीब 2 लाख लोग मारे गए। शहर की रूह को इस सदमे से उभरने में 100 साल से ज्यादा लग गए। तो अब हम पहुंचते हैं सल्तनत के आखिरी दौर में। ये कमजोरी और पतन का समय था,
जिसने भारत में एक नई ताकत के लिए मंच तैयार कर दिया था। तैमूर के जाने के बाद जो सैयद वंश आया, वो तो सल्तनत का सबसे कमजोर राजवंश साबित हुआ। उनका शासन इतना ढिया था कि आखिरी सुल्तान तो बिना लड़े ही गद्दी छोड़कर भाग गया और सिंहासन लोदी परिवार के हाथों में चला गया। सल्तनत का अंत किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि अंदर की ही गद्दारी ने किया। आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोदी एक क्रूर शासक था। उसके अपने ही सरदार उससे नफरत करते थे। नतीजा, पंजाब के गवर्नर और लोदी के अपने चाचा ने ही काबुल के शासक बाबर को भारत पर हमला करने का न्योता दे दिया। और फिर साल 1526 में हुई पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया और इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया और भारत में मुगल साम्राज्य के एक नए युग की शुरुआत हुई। 300 साल, इतना लंबा वक्त, इतना खून खराबा, और जब इस पूरे दौर को देखते हैं तो एक सवाल जरूर उठता है, क्या ये सब कुछ सिर्फ दिल्ली के एक सिंहासन के लिए था? सत्ता की इस चाह की इंसानी कीमत कितनी बड़ी थी, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है।